नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। स्वागत है आपका। खबरदार, दो राज्यों के बीच में ऐसी लड़ाई भारतीय राजनीति के इतिहास में इससे पहले कभी नहीं देखी गई। पहले ऐसा कभी नहीं हुआ कि हमारे ही देश के दो राज्यों के बीच सीमा विवाद को लेकर खून खराबा हुआ हो और दोनों राज्य के मुख्यमंत्री आमने सामने आ गए हों। उस विवाद को सुलझाने की कोशिश तो हुई, मगर अभी भी मिजोरम और असम की सीमाओं पर तनाव है, बिल्कुल वैसा तनाव जैसा दो देशों की सीमाओं पर होता है। स्थिति यह है कि असम से आने जाने वाले सामान पर रोक लगा दी गई है और इस असर के बाद स्थिति यह है कि मिजोरम में लोगों को भारी परेशानी हो रही है। इस पूरे तनावपूर्ण माहौल की कवरेज के लिए हमारे संवाददाता आशुतोष मिश्रा उसी जगह पहुंच चुके हैं जहां पर गोलीकांड हुआ था और जहां गोलियां अभी भी चलने के लिए तैयार खड़ी हैं और जहां गलियों में इस समय भी दहशत है। दिनों दिन बढ़ती हुई तल्खी और आम आदमी पर इस संघर्ष की मार। सिलसिलेवार तरीके से बताया गया, ये असम मिजोरम के बीच जारी जंग के तनाव का असल हाल है, जिसने अब मिजोरम के मुख्यमंत्री को बर्लिन की दीवार का इतिहास याद दिला दिया। ये इतिहास क्या है और मुख्यमंत्री जोरामथांगा ने इसका जिक्र क्यों किया, इसे जानने के लिए हिंसा के हफ्ते भर बाद दोनों राज्यों की सीमा पर मौजूदा हालात को समझना जरूरी है। दो राज्यों के बीच 26 जुलाई को शुरू हुआ सीमा विवाद दुश्मनी की हद तक पहुंच गया। पहले असम ने वीडियो जारी कर मिजोरम पुलिस को इस हिंसा का जिम्मेदार ठहराया और अब मिजोरम ने नए वीडियो के सहारे खुद को सही बताने की कोशिश की। ये वीडियो भी 26 जुलाई का ही है, जिसमें असम पुलिस के जवानों को लाइट मशीन गन के साथ तैनात होने की बात कही जा रही है। इस वीडियो के जरिए मिजोरम सरकार उस एफआईआर को भी सही साबित करने की कोशिश कर रही है, जिसमें उसने दावा किया था कि 200 हथियारबंद जवानों ने मिजोरम पुलिस के कैंप पर जबरदस्ती कब्जे की कोशिश की। मैं इस समय आइजॉल में हूं, ठीक मुख्यमंत्री दफ्तर के बाहर। मुख्यमंत्री क्वारंटीन में है, लेकिन फोन पर उनके साथ हुई बातचीत में उन्होंने कहा है कि 24 जुलाई को जो कुछ भी हुआ उसकी जिम्मेदार असम सरकार है, क्योंकि असम के 200 पुलिसकर्मी वहां पर आए थे और मिजोरम की पुलिस आउटपोस्ट पर उन्होंने कब्जा करने की कोशिश की और उसके बाद यह हिंसक झड़प हुई, जिसमें मिजोरम की तरफ से भी 2 लोग घायल हुए। मिजोरम के चीफ सेक्रेटरी ने आज तक संवाददाता को बाकायदा सैटेलाइट इमेज के जरिए असम पुलिस की तैनाती की जानकारी दी, तो कुछ तस्वीरें भी दिखाई जिसमें असम पुलिस के जवानों के हाथ में मशीन गन है। This as well as there are video shots, video films which clearly indicate that showed that Assam police come armed with LMGs and all types of arms. This is the Assam police man pointing the LMG towards Mizoram police. मिजोरम के चीफ सेक्रेटरी ने यह भी कहा कि हिंसा के बाद भी असम की ओर से तनाव भड़काने की कोशिश जारी है। Yeah, we have never made any first move. We never send our police to Assam. Assam has also been building up. In fact, you can see through social media that they are mobilizing bulletproof vehicles, which they have deployed at Lailapur and the surrounding areas. असम और मिजोरम दोनों ओर से अपने अपने दावे किए जा रहे हैं, लेकिन बड़ी और अहम बात यह है कि आखिर ये विवाद सुलझेगा कैसे, क्योंकि 5 पुलिस वालों की मौत के बाद असम की ओर लोगों ने कई जगहों पर सीमा पर ब्लॉकेट कर दिया है, जिससे मिजोरम के सामने बड़ा संकट खड़ा हो गया है। पेट्रोल डीजल के लिए भी लोगों को प्रशासन की इजाजत लेनी पड़ रही है। जो ब्लॉकेड लगे हैं इसकी वजह से ट्रांसपोर्टेशन रुक गया है। सप्लाई लाइन मिजोरम की असम से होती है, राष्ट्रीय राजमार्ग ठप है और उसका नतीजा ये हुआ है कि मिजोरम में किल्लतें होने लगी। और किल्लतें किस तरह की? आवश्यक वस्तुओं की। आपको उदाहरण के तौर पर बताएं, हम इस समय आइजॉल से आगे एक पेट्रोल पंप पे हैं, यहां पेट्रोल डीजल की भी किल्लत होने लगी क्योंकि सप्लाई लाइन बंद हो गई है। अब यहां किसी को पेट्रोल डीजल चाहिए तो डिप्टी कमिश्नर का ऑर्डर लेकर के आना होगा। सीमा पर इस अघोषित बंदी से मिजोरम के लोग परेशान हैं, क्योंकि त्रिपुरा के रास्ते मिजोरम सामान लाने में लंबा वक्त लगता है। प्रशासन का कहना है कि अगर ये तनाव कुछ दिन और जारी रहा तो खाने पीने के सामान का भी संकट हो जाएगा। सिर्फ पेट्रोल डीजल की कमी है, दूसरी चीजों की भी किल्लत? हाँ, दूसरी चीज खाना पीना की चीज भी है, बहुत दिक्कत हो रहा है क्योंकि नेशनल हाईवे 306 ही हमारा लाइफलाइन है। इधर से जो सब कुछ आ जाते हैं, अभी तो ये रास्ता बंद है, इसलिए त्रिपुरा की तरफ से आना है उसमें टाइम लगता है।
आजाद भारत में दो राज्यों की सीमा पर ऐसी खूनी घटना पहले कभी नहीं हुई और न ही ऐसे तनाव के हालात बने। आज तक की टीम ने मौके पर पहुंचकर उस जगह का हाल जाना जो चंद दिन पहले जंग के मैदान में तब्दील हो गया था। असम मिजोरम की सीमा पर 26 जुलाई को जो कुछ भी हुआ उसकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हुई और मैं इस समय उसी ठीक जगह पर ग्राउंड जीरो पर हूं, दोनों राज्यों की सीमा पर। ये वही बस है जिसमें आपको दिखाई पड़ रही होगी जिसको तोड़ा गया था। यहां पर असम पुलिस, मिजोरम के स्थानीय लोग, मिजोरम पुलिस खड़ी थी, बातचीत हो रही थी। यहां से लेकर के आगे बढ़ते हुए ये पूरा इलाका उन तस्वीरों में दिखाई पड़ रहा था जहां पर पुलिस वाले खड़े थे जब उनके बीच बातचीत हो रही थी। असम पुलिस के लोग थे, उनके अधिकारी थे बड़े, मिजोरम पुलिस के लोग थे, आसपास के गांव के जो स्थानीय लोग थे वो वहां पर पहुंचे थे। सुरक्षा बलों की तैनाती के बीच दोनों राज्यों में नो मैंस लैंड जैसे हालात बन गए हैं, जैसे युद्ध के समय दो देशों के बीच होता है। अब दरअसल विवाद ये है कि असम पुलिस का मानना है कि उसकी सीमा यहां तक आती है। आपको ये भी बताएं कि हम जहां खड़े हैं ये वेरिंगटे एरिया है। वेरिंगटे दरअसल जहां मिजोरम की सीमा शुरू होती है ये उनका जिला है। जब आप असम में प्रवेश करते हैं, असम का मानना है कि ये दरअसल उसके लैलापुर जिले का इलाका है। दो राज्य दो जिलों को जोड़ता है। अब हुआ दरअसल ये कि जब यहां पर पुलिस आती है तो असम पुलिस का कहना है कि मिजोरम यहां कंस्ट्रक्शन कर रहा था, उनके इलाके में वो उसे रोकने आए थे। मिजोरम पुलिस का ये कहना है कि असम पुलिस के लोग यहां पर आते हैं और उन्होंने इस जगहों पर अपनी LMG तैनात की दी थी और इसका वीडियो उन्होंने जारी किया है, दावा करते कि इस बंकर पे और इस बंकर पे जो सैंडबैग के हैं यहां पर असम पुलिस ने LMG तैनात कर दी थी। और उसके बाद उन्होंने फायरिंग की पहले, जो कि मुख्य सचिव ने मेरे साथ इंटरव्यू में यह दावा किया कि सबसे पहले असम पुलिस ने फायर की, जिसकी जवाबी कार्रवाई में जो यहां के सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस थे मिजोरम के, वो भाग के झाड़ियों की ओर गए, मदद मांगने के लिए गए, यहां वहां जाने लगे और उधर से जो ट्राइबल्स हैं, जो स्थानीय लोग हैं, उन्होंने भी फायरिंग शुरू की। अब असम पुलिस का यह दावा है कि LMG चलाई गई मिजोरम की ओर से, जिसमें 6 पुलिस वाले जो है उनकी जान चली गई। ये खुला इलाका है, फायरिंग हुई, इस बात से इनकार मिजोरम भी नहीं कर रहा है। ऐसे तनाव भरे हालात में केंद्र भी इस मामले को जल्द से जल्द सुलझाकर दोनों राज्यों के बीच शांति बनाने की कोशिश कर रहा है। केंद्र की इन कोशिशों के बीच दोनों राज्यों के मुख्यमंत्रियों के तेवर भी नरम पड़े हैं। हेमंत बिस्वा शर्मा ने ट्वीट किया, हमारा फोकस नॉर्थ ईस्ट की भावनाओं को जिंदा रखना है। असम मिजोरम सीमा पर जो हुआ वो दोनों राज्यों के लोगों को मंजूर नहीं है। सीमा विवाद को बातचीत से ही सुलझाया जा सकता है। उधर मिजोरम के CM जोरामथंगा ने भी लगातार सीमा विवाद को बातचीत के जरिए ही दूर करने की बात की है। All these things should be settled amicably, sitting together on the table. So, we believe that it was a successful meeting under the Union Home Minister. बातचीत के लिए इस पहल के बीच मिजोरम सरकार ने हेमंता बिस्वा शर्मा पर दर्ज FIR वापस लेने के संकेत दिए हैं। केंद्र की दखल के बाद अगर दोनों पक्ष बेवजह बयानबाजी से बचते हैं तो जल्द ही सीमा पर शुरू हुए संकट का समाधान मुमकिन होगा। मिजोरम से आशुतोष मिश्रा के साथ आज तक ब्यूरो। असम और मिजोरम के बीच जारी तनाव का असर वहां के लोगों के जनजीवन पर साफ दिखाई दे रहा है। दोनों ही राज्यों के लोग एक दूसरे की पुलिस पर 26 जुलाई के हमले का आरोप भी साफ साफ लगा रहे हैं। हम लोग डरता है अभी मिजोरम जाने में, मतलब हम अभी जो डिस्ट्रीब्यूट जो हुआ ना दोनों माने राज्यों में, इसीलिए नहीं जा रहा है। अभी कोई गाड़ी गुड़ी नहीं जा रहा है, कोई आदमी भी नहीं जा रहा है। तो पुलिस, जो मिजोरम पुलिस ने जो फायरिंग किया, असम का पुलिस का जवान लोग मरा है, वो दुख की बात है। ऐसा तो होना नहीं चाहिए। दो राज्यों में जो समाधान करना है, शांति से समाधान से करना है। आसपास के जो गांव वाले हैं उन्होंने कहा कि हमारे गांव में भी गोलियां आई थी। क्या अभी भी वो अपने गांव में जा रहे हैं रहने के लिए, वहां से छोड़ के जा चुके हैं? नहीं, अभी भी कुछ लोग आ रहे हैं, लेकिन मैं हम लोगों के बारे में सीएम के बारे में, मिजोरम के सीएम के बारे में एक बात बोलना चाहता हूँ। देखिए, उन लोगों ने क्या हमारे असम के सीएम के ऊपर एक केस दर्ज किया है। ये टोटली फेक केस है। हम लोग बोलना चाहते हैं अरेस्ट करना है तो उनको अरेस्ट कीजिए। यहाँ में जो है जैसे कि उस दिन का जो है, जो असम लोग जो है, यहाँ में हमारा फोर्स लोग जो है बहुत ज़्यादा हुआ था। हमारा फोर्स लोग जो है कितना 20-25 तक बैठा हुआ था। उस टाइम में जो है असम लोग अचानक जो है
200 लोग जो है फोर्स लेके आया और सिविलियन जो भी लेके आया है यहाँ में अपना फोर्स जो है पूरा घेराई करके जो है वो आगे तक जो है सामान पूरा लेके आया है असम लोग। ये वहाँ गाड़ियाँ जली हुई हैं, बस तोड़ी, ये किसने तोड़ा? हाँ सर, ये जो है उस टाइम में जब वो लोग ने ग्रेनेड फायर किया उसके बाद टीयर गैस फायर किया, उसी टाइम में जो है हम लोग ने जो है ये वो गाड़ी भी जो है बचाव के लिए जो है बनाया, वो लोग ने जो है फायर किया है। ऐसा ही वो अभी अब देखेगा तो गोली का उधर ही निशान भी है, सब कुछ भी है। 26 जुलाई को ही जली थी? 26 जुलाई का है सर। आप लोग कहाँ थे फिर उस टाइम में? जो है मैं यहाँ में था, आगे में हमारा ऊपर में जो है बार बार जो है ये टीयर गैस फायर होने के बाद और वो लोग ने जो है कि हमारा लोग ने भी जो है 1-2 बार जो है टीयर गैस फायर किया, उसी के बाद जो है वो लोग ने जो है LMG शूट कर दिया और उसी के बाद जो है फायरिंग शुरू किया। और 26 जुलाई की हिंसा के बाद असम के कई सीमावर्ती इलाकों में लोगों ने सीमाओं को सील कर दिया, यानी असम के कई रास्ते बंद कर दिए और यहां से सामान मिजोरम नहीं पहुंच पा रहा है। आइए हम आपको बताते हैं कि सीमा पर इस नाकेबंदी से मिजोरम के लोगों को किस तरह की मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है, परेशानियां हो रही हैं। असम के लोगों ने सीमावर्ती इलाकों को ब्लॉक कर दिया। सीमा पर ब्लॉक से मिजोरम में संकट हो चुका है। मिजोरम में जरूरी सामानों की कमी हो गई है। पेट्रोल डीजल के प्रशासन की इजाजत अब जरूरी हो गई है। स्थिति ऐसी ही गंभीर रही तो संकट और भी बढ़ सकता है। इस स्थिति को देखते हुए मिजोरम के मुख्यमंत्री जोरमथंगा ने फौरन केंद्र से दखल देने की मांग की है ताकि असम के रास्ते जरूरी सामान मिजोरम आ सके और मिजोरम के लोगों को जो परेशानियां हो रही हैं उससे उन्हें छुटकारा मिल सके। तो मिजोरम के लोगों को हो रही इन्हीं परेशानियों के चलते मुख्यमंत्री ने बर्लिन के इतिहास का एक बार फिर से उल्लेख किया और केंद्र सरकार से यह अपील की कि दोनों राज्यों की सीमा को बर्लिन न बनने दिया जाए। हम आपको यह भी बता दें कि आखिर बर्लिन के बंटवारे की कहानी क्या है जिससे हमारे इस विवाद से जोड़ा जा रहा है। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान बर्लिन शहर का विभाजन हुआ था। 1961 में बर्लिन की दीवार का निर्माण शुरू हुआ। दीवार के द्वारा शहर को 2 हिस्सों में बांट दिया गया। 1989 में दीवार को ढहा दिया गया, पूरा एक शहर। तो 26 जुलाई की हिंसा के बाद असम और मिजोरम के बीच तनाव की स्थिति है। दोनों राज्यों की सीमा पर नो मैंस लैंड जैसी स्थिति बन गई है और इसे देखते हुए मुख्यमंत्री जोरमथंगा ने दोनों राज्यों को बर्लिन न बनने देने की बात कही है और यह बेहद खतरनाक खबरदार बात है, इससे हमें बचना चाहिए। तो खबरदार में हमारी अगली खबर उत्तर प्रदेश के चुनावी समर की है। बीजेपी ने उत्तर प्रदेश चुनाव जीतने के लिए अपने सारे कील और कांटे दुरुस्त कर लिए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बाद गृह मंत्री अमित शाह ने भी उत्तर प्रदेश के चुनावी समर की शुरुआत कर दी है। लखनऊ के मिर्जापुर के रास्ते अमित शाह भी उसी काशी पहुंचे जहां से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चुनावी समीकरण साधने शुरू की। अमित शाह के इस पूरे दौरे में, हालांकि एक दिन का दौरा था, चुनाव की तैयारियों का अक्स आप साफ तौर पर देख सकते हैं। यूपी की चुनावी राजनीति आस्था के आलोक में चमक रही है। मंत्रोच्चार के बीच गढ़े जा रहे हैं भविष्य की राजनीति के समीकरण। महादेव के मोहल्ले में अमित शाह पहुंचे हैं। बाबा विश्वनाथ के दरबार में इस आस के साथ कि उत्तर प्रदेश में शिव और शक्ति संयोग से बीजेपी की सियासत को एक बार फिर सिंहासन मिलेगा। इससे पहले अमित शाह ने मिर्जापुर में मां विंध्यवासिनी के भी दर्शन किए, कई योजनाओं की आधारशिला रखी। लेकिन अमित शाह के यूपी दौरे को समझने के लिए उनके बयानों पर गौर करना होगा, जो इस बात के संकेत दे रहे हैं कि 2017 जैसी जीत दोहराने के लिए अमित शाह ने मिशन यूपी की शुरुआत कर दी है और इस मिशन की अगुवाई का जिम्मा सौंपा है योगी आदित्यनाथ को। मोदी जी और उनकी टीम ने पूरे देश के अंदर 44 योजनाओं में सर्वप्रथम स्थान प्राप्त किया है। ये हम सब के लिए गौरव है। विपक्षी भले ही लॉ एंड ऑर्डर के मुद्दे पर योगी आदित्यनाथ की सरकार को कोसते रहे हों, मगर अमित शाह ने खुले मन से योगी आदित्यनाथ की शान में उद्घोष किया कि यूपी में कानून का राज है और ये राज इसलिए है क्योंकि योगी सीएम है। मैं गर्व के साथ कह सकता हूं कि योगी आदित्यनाथ और उनकी टीम ने उत्तर प्रदेश के कानून और व्यवस्था को देश में सबसे आगे ले जाने का काम किया।
योगी की वाहवाही कर अमित शाह ने एक तीर से दो निशाने किए। इस बहाने उन्होंने इशारों में पिछली सरकार को भी निशाने पर ले लिया। अखिलेश के दौर में यूपी में कानून व्यवस्था बड़ा मुद्दा था और 2017 के चुनाव में बीजेपी ने इसे जोर शोर से उठाया था। जाति की राजनीति के सहारे जीत का समीकरण साधने वाले विरोधियों पर भी अमित शाह ने हमला बोला। शाह ने साफ शब्दों में कहा कि यूपी में अब जातिवाद और परिवारवाद की राजनीति नहीं चलने वाली। भारतीय जनता पार्टी की सरकारें जातियों के आधार पर नहीं चलती। भारतीय जनता पार्टी की सरकारें परिवारों के आधार पर नहीं चलती। भारतीय जनता पार्टी की सरकारें अपने नजदीक के लोगों के लिए काम नहीं करती। भारतीय जनता पार्टी की सरकारें देश के सबसे गरीब व्यक्ति के विकास के लिए और कानून व्यवस्था ठीक करने के लिए काम करती। अमित शाह का हमला उन विरोधी पार्टियों पर रहा जो जाति की राजनीति को साधकर यूपी की सत्ता को हासिल करने का सपना देख रहे हैं। हालांकि अमित शाह के प्लान के आगे विरोधियों की ये रणनीति कई बार ध्वस्त हो चुकी है। अमित शाह के राग में योगी के लिए तारीफें थी और रंग ऐसा जो बता सके कि यूपी की सरकार ने विकास की रफ्तार को तेज कर दिया है। इस कड़ी में जिस जमीन पर साइंस इंस्टीट्यूट की आधारशिला रखी गई, उसके बारे में सीएम योगी ने क्या कहा, वो सुनिए। उत्तर प्रदेश दंगों का प्रदेश माना जाता था। उत्तर प्रदेश में कानून की व्यवस्था बदहाल थी। उत्तर प्रदेश में आधी से अधिक जगह उत्तर प्रदेश पुलिस बल की खाली पड़ी हुई थी और माफिया राज इस कदर हावी था। हम लोगों ने जो उत्तर प्रदेश के बारे में सोचा है कि हां, आदरणीय प्रधानमंत्री जी की मंशा है उत्तर प्रदेश में कानून का राज हो, उत्तर प्रदेश देश के अंदर अर्थव्यवस्था के लिए एक नया संबल प्रदान करने के लिए आगे आए। यूपी में सौगातों की बात कहकर अमित शाह ने पूरे भरोसे के साथ कहा कि यूपी में एक बार फिर प्रचंड जीत के साथ बीजेपी आएगी। जो सपना देख रहे हैं उनको मैं कहना चाहता हूं कि भैया फिर से एक बार करारी हार का मन बना लो। यहां भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड बहुमत से सरकार बनने वाली। बीजेपी ने यूपी समर में अपनी ताकत दिखाना शुरू कर दिया है। बीजेपी एक बार फिर 300 पार का नारा दे रही है, सौगातों की बारिश कर रही है। खुद पीएम मोदी और अमित शाह ने मोर्चा संभाला है। हालांकि विपक्ष का कहना है कि इस नारे को जमीन पर उतारना बीजेपी के लिए मुमकिन नहीं होगा। उत्तर प्रदेश में भाजपा सरकार ने क्या दिया है? उत्तर प्रदेश में कितने स्मार्ट सिटी बन गए हैं? उत्तर प्रदेश के बेरोजगार नौजवानों को कितने लोगों को रोजगार मिल गए हैं? और जो बहन बेटियों के साथ लगातार अन्याय हो रहा है, जो उत्तर प्रदेश में महिलाओं का चीरहरण हो रहा है और उनको बीजेपी के लोग क्यों संरक्षण दे रहे हैं, इस पर भी गृह मंत्री जी बात करेंगे। चाहे उत्तर प्रदेश के कानून व्यवस्था का मामला हो, महिला सुरक्षा का मामला हो, किसान जो परेशान है, दुखी है, अन्ना जानवरों का मामला हो, उन विषयों को लेकर अगर किसी ने संघर्ष किया तो कांग्रेस पार्टी ने किया। बीजेपी को भी एहसास है कि जीत के लिए उसे ज्यादा दमखम दिखाना होगा और यही वजह है कि अमित शाह ने यूपी के अभियान का आगाज कर दिया। अभिषेक मिश्रा और कुमार अभिषेक के साथ आज तक ब्यूरो। स्वागत एक बार फिर से आपका खबरदार में। और अब हम कश्मीर के पत्थरबाजों को खबरदार करेंगे जिनके बुरे दिन शुरू होने वाले हैं। कश्मीर सीआईडी की तरफ से कश्मीर के पत्थरबाजों को सबक सिखाने के लिए एक सर्कुलर जारी कर दिया गया है, जिसके बाद पत्थरबाजों का कश्मीर में रहना मुश्किल हो जाएगा। जम्मू कश्मीर से आई यह खबर कश्मीर के हर पत्थरबाज और पत्थरबाज के हर हिमायती को टेंशन देने वाली है, क्योंकि इसमें कश्मीर के पत्थरबाजों के लिए लास्ट वार्निंग है। के स्वर्ग की एक तस्वीर ये भी हुआ करती थी जब कश्मीर में पत्थरबाजी एक संगठित उद्योग हुआ करता था। अलगाववादी और पाकिस्तान में बैठे उनके आका अपने फायदे के लिए कश्मीर के युवाओं को पत्थरबाज बनाते थे। पत्थरबाजी आतंकियों को बचाने का हथियार हुआ करती थी। आतंकियों के हमदर्द एक हाथ में पाकिस्तान का झंडा लेकर
दूसरे हाथ से सुरक्षा बलों पर पत्थर बरसाते थे। इन पत्थरबाजों की हरकतें तो देशद्रोह के दायरे में तब भी आती थी, लेकिन अब कश्मीर के पत्थरबाज घोषित तौर पर देशद्रोही घोषित किए जाएंगे। जब से नए लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा जी आए हैं, वो इस बात में प्रयासरत है कि जो एंटी नेशनल एलिमेंट्स हैं उनको सरकारी नौकरियों से हटाया जाए, उनको सरकारी तंत्र से अलग किया जाए। ये एक बहुत ही अच्छा स्टेप है, एक बहुत अच्छा कदम है। इससे ये यकीन होगा कि सरकारी तंत्र इन एंटी नेशनल लोगों से साफ रहेगा और धीरे धीरे कश्मीर के अंदर जो कि टेरर सपोर्ट नेटवर्क पनप रहा था वो खत्म होगा। कश्मीर सीआईडी की विशेष शाखा की तरफ से जारी ये सर्कुलर कश्मीर में पत्थरबाजों के बुरे दिनों की शुरुआत का घोषणा पत्र है, जिसमें कहा गया है पत्थरबाजी की घटनाओं में शामिल लोगों को सरकारी नौकरी में मौका नहीं दिया जाए। ऐसे लोग अगर पासपोर्ट के लिए आवेदन करते हैं तो उन्हें पासपोर्ट भी न दिया जाए। ऐसी गतिविधियों में शामिल लोगों को सिक्योरिटी क्लियरेंस न दिया जाए और पत्थरबाजी के दोषियों को सरकारी योजनाओं से वंचित रखा जाए। इस सर्कुलर में सीआईडी ने अपने अधिकारियों को साफ तौर पर कहा है कि जब वो लोगों का वेरिफिकेशन कर रहे हो तब वो स्थानीय पुलिस स्टेशनों से भी संपर्क करें, उनसे पता लगाए कि जिस भी व्यक्ति का वो वेरिफिकेशन कर रहे हैं कहीं उसने पहले पत्थरबाजी तो नहीं की है या किसी राष्ट्र विरोधी जो एक्टिविटी है उसमें भाग तो नहीं लिया है। तो ये सुनिश्चित करना है। जो सीआईडी के अधिकारी हैं उनसे कहा गया है कि वो सीसीटीवी फुटेज की भी मदद ले सकते हैं और जो बाकी साक्ष्य हैं सिक्योरिटी एजेंसीज के पास उसका भी वो संज्ञान ले और उसके बाद ही वो सिक्योरिटी क्लियरेंस पर कोई फैसला ले। कश्मीर में पत्थरबाजी का इतिहास उतना ही पुराना है जितना आतंकवाद, लेकिन 2016 में हिजबुल कमांडर बुरहान वानी की मौत के बाद कश्मीर घाटी में पत्थरबाजी की घटनाएं बेतहाशा बढ़ गईं थीं। पत्थरबाजों के दो मुख्य मकसद थे, आतंकियों को सेना की गोलियों से बचाना और सेना के काफिलों को निशाना बनाना। पत्थरबाजी की इन घटनाओं में अब तक सेना के हजारों जवान घायल हो चुके हैं और कम से कम 3 जवान शहीद भी हुए हैं। वर्ष 2018 में सेना के एक जवान को पत्थरबाजों ने मौत के घाट उतार दिया था। तब सवाल उठा था कि ये पत्थरबाज किसी आतंकवादी से कम है क्या? अब ये कौन कहता है कि जिस नौजवान के हाथ में पत्थर है उसको हम OGW से न उसको जैसे उसके व्यवहार न करें। अगर पत्थर से वो हमारे जवान को मार सकते हैं तो क्या पत्थरबाज इस तरह के खुद आतंकवाद नहीं बन रहे हैं? इसीलिए हम तो उनको यही कहना चाहेंगे कि पत्थरबाजी से किसी का फायदा नहीं होगा, नुकसान सिर्फ पत्थरबाजियों को ही होगा। साल 2019 से पहले तक कश्मीर में पत्थरबाजी की घटनाएं बढ़ती जा रही थी, लेकिन अगस्त 2019 में कश्मीर में धारा 370 हटी तो सीमा पार से पत्थरबाजों की फंडिंग भी रुक गई, वरना उससे पहले तक कश्मीर में पत्थरबाजों के हिमायती भी कम नहीं थे। महबूबा मुफ्ती ने तो साल 2018 में हजारों पत्थरबाजों को आम माफी दे दी थी। अब जम्मू कश्मीर पुलिस के खुफिया विभाग के इस नए अध्यादेश से षड्यंत्रकारी शरारती तत्व जो राष्ट्र के खिलाफ शरारतें करते हैं, राष्ट्रद्रोह करते हैं, उन पर भी कड़ी कार्रवाई होगी। मैं जम्मू कश्मीर पुलिस, गृह मंत्रालय और जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब को बधाई देता हूं। ये राष्ट्र हित में लिया गया बहुत बड़ा अनिवार्य कदम है। मैं समझता हूं ये गलत है। क्यों नहीं देंगे नौकरी? यहाँ तो हालात खराब है इतने सालों से। अब मामूली सी भी कोई गड़बड़ हो गई, पथराव हो गया किसी जगह, बेचारा नहीं कर भी रहा है, पथराव फंस गया, बन गया क्रिमिनल रिकॉर्ड। ये क्या कह रहे हैं कि जो इनका पुराना क्रिमिनल रिकॉर्ड हो हम वो निकालेंगे खोद के तो हम इनके खिलाफ एक्शन कर देंगे। ये कौन सा जस्टिस है भाई? ये कहाँ का जस्टिस है? अब जब से दफ़ा 370 उठा है तब से आप देखिए कोई प्रोटेस्ट हुआ है, कुछ भी होता है, कहीं कोई वो बात होती है जो कि सरकार के खिलाफ है। जो इनका मन चाहे वो करते हैं, कहने को भी कौन है। लेकिन पहले धारा 370 हटने के बाद कश्मीर घाटी में पत्थरबाजों का रोजगार छिना और अब अगर किसी ने कश्मीर घाटी में पत्थर चलाए तो उसके लिए कश्मीर में अपनी जिंदगी चलाना मुश्किल हो जाएगा। कश्मीर सीआईडी का यह सर्कुलर कश्मीर में पत्थरबाजों के बुरे दिन का पैगाम लेकर आया है।
जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 हटने के साथ ही अलगाववाद के खिलाफ एक बहुत बड़ी रणनीति बनी थी, जिसके बाद कई सारे सरकारी कर्मचारियों को नौकरी से निकाला गया और कई सारे सरकारी कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाइयां हुई। अब जो नया आदेश जम्मू कश्मीर पुलिस की तरफ से आया है, उससे साफ है कि चाहे कोई पत्थरबाजी में शामिल हो या फिर अलगाववाद या आतंकवाद का समर्थन करता हो, उसके लिए जम्मू कश्मीर में नौकरी पाना, वो भी सरकारी नौकरी पाना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन है। रूफ अहमद के साथ अशरफ वानी, श्रीनगर, आज तक। कश्मीर के पत्थरबाजों को सबक सिखाने के लिए जो निर्देश जारी किए गए हैं वो ये बताते हैं कि सरकार अब कश्मीर में पत्थरबाजी की घटनाओं पर जीरो टॉलरेंस नीति अपनाएगी। वैसे पत्थरबाजों पर नकेल तो कश्मीर में धारा 370 हटने के बाद से ही कस चुकी थी। पिछले 6 वर्षों में पिछले वर्ष यानी कि 2020 में सबसे कम पत्थरबाजी की घटनाएं हुई। जम्मू कश्मीर पुलिस के आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2020 में पत्थरबाजी की सिर्फ 255 घटनाएं हुई। 2019 की तुलना में ये 87% कम थी। वर्ष 2019 में कश्मीर में पथराव की 1999 घटनाएं दर्ज की गईं। इनमें से 1193 घटनाएं धारा 370 हटने के बाद दर्ज हुई थी। इससे पहले 2018 में 1458 और 2017 में 1412 पत्थरबाजी की घटनाएं हुई थी। 2016 में सबसे ज्यादा 2653 मामले दर्ज किए गए और उसी साल आतंकवादियों के पोस्टर बॉय बुरहान वानी को सुरक्षा बलों ने मुठभेड़ में मार गिराया था। 2015 में पत्थरबाजी की 730 घटनाएं हुई थी। वर्ष 2016 में आतंकवादी बुरहान वानी की मौत के बाद तो कश्मीर में पत्थरबाजी एक संगठित अपराध बन गया था, जिसके लिए अलगाववादी संगठन कश्मीर में नौजवानों की भर्तियां किया करते थे, उन्हें पत्थरबाजी के लिए पैसे दिया करते थे। लेकिन अब पत्थरबाजों को उनके किए की सजा देने की योजना पूरी तरह से तैयार कर ली गई है और ये योजना के तहत पत्थरबाजों को सुधरना होगा, संभलना होगा। फिलहाल आगे बढ़ते हैं, टोक्यो ओलंपिक्स की बात करते हैं। टोक्यो ओलंपिक में आज भारतीय स्टार शटलर पीवी सिंधु ने इतिहास रच दिया है। सिंधु ने देश को ब्रॉन्ज मेडल तो दिलाया, साथ ही अपने नाम एक रिकॉर्ड भी कर लिया। बैडमिंटन विमेन्स सिंगल में पीवी सिंधु ने चीन के खिलाड़ी को सिर्फ 52 मिनट में सीधे गेम में 2-0 से हरा दिया। सिंधु ने अपना पहला गेम 21-13 से एकतरफा जीता और फिर दूसरा गेम भी 21-15 आसानी से जीतकर ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम कर लिया। इससे पहले सिंधु को सेमीफाइनल में वर्ल्ड नंबर 1 चीनी ताइपे की खिलाड़ी के विरुद्ध हार का सामना करना पड़ा था। ये मैच हारकर सिंधु गोल्ड और सिल्वर मेडल की रेस से तो बाहर हो गई, लेकिन आज सिंधु ने शानदार प्रदर्शन करते हुए ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम कर लिया। पीवी सिंधु ने ब्रॉन्ज मेडल जीतकर अपने नाम कई रिकॉर्ड भी किए। वो अब बैडमिंटन इतिहास में भारत के लिए 2 ओलंपिक मेडल जीतने वाली पहली शटलर बन गई हैं। साथ ही वो इंडिविजुअल गेम में ऐसा करने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी भी बन गई हैं। पीवी सिंधु बॉक्सर सुशील कुमार के बाद भारत की दूसरी खिलाड़ी हैं जिन्होंने लगातार 2 ओलंपिक में मेडल हासिल किया है। सिंधु अब साइना नेहवाल के बाद दूसरी ऐसी शटलर बन गई हैं जिन्होंने भारत को ओलंपिक बैडमिंटन में मेडल दिलवाया है। साइना नेहवाल ने 2012 लंदन ओलंपिक्स में ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किया था। पीवी सिंधु ने 2016 रियो ओलंपिक में सिल्वर मेडल जीता था और अब बैक टू बैक टोक्यो ओलंपिक में ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम करके सिंधु ने इतिहास रच दिया है। सिंधु ने टोक्यो जाने से पहले यह कहा था कि उन्हें पता है कि लोगों को उनसे पदक की उम्मीद है और आज वो लोगों की उम्मीद पर खरी उतरी हैं। तो ये सिंधु का कमाल है। आज भारत के लिए टोक्यो ओलंपिक में डबल खुशी का दिन रहा। सिंधु ने मेडल दिलाया और भारतीय हॉकी टीम ने 49 साल बाद सेमीफाइनल में पहुंचकर इतिहास बना दिया। क्वार्टर फाइनल मैच में भारत ने ब्रिटेन को 3-1 से हरा दिया। सेमीफाइनल में अपनी जगह पक्की कर ली टीम इंडिया के लिए दिलप्रीत सिंह ने 7वें, गुरजंत सिंह ने 16वें और हार्दिक सिंह ने 57वें मिनट में गोल ताक दिया। सेमीफाइनल में अब टीम इंडिया का मुकाबला 3 अगस्त को बेल्जियम से होगा। 1972 के बाद यह पहला अवसर है जब भारतीय हॉकी टीम में टॉप 4 में अपनी जगह बनाने में टीम सफल रही। 1980 मॉस्को ओलंपिक में भारत ने गोल्ड मेडल जरूर जीता था, लेकिन तब सेमीफाइनल का फॉर्मेट नहीं हुआ करता था ओलंपिक्स में और इसीलिए तकनीकी तौर पर भारत 49 वर्षों के बाद ओलंपिक हॉकी के सेमीफाइनल में पहुंचा है। 1984 से 2016 तक तो भारतीय टीम ग्रुप स्टेज में कभी 2 से ज्यादा मैच ही नहीं जीत पाई थी। 2016 रियो ओलंपिक में भारतीय टीम अंतिम स्थान पर रही थी, लेकिन इस बार भारतीय टीम ने कमाल कर दिया है। अब 49 वर्षों बाद
भारतीय हॉकी टीम ओलंपिक में अपना स्वर्णिम इतिहास दोहराने की करीब पहुंच चुकी है। यहां पर हम रुक रहे हैं बस छोटे से ब्रेक के लिए। आप प्लीज अपना बहुत ख्याल रखिएगा। देखते रहिए आज तक।